जूही की शादी को 1 सप्ताह हो गए थे, लेकिन दोनों में कोई पति-पत्नी के संबंध नहीं थे। आर्यन ने पहले ही दिन जूही को बता दिया था कि वह सोनल नाम की लड़की से प्यार करता है। वह जिंदगी भर उसी से प्यार करता रहेगा। वह सुहाग सेज पर अपने पति का इंतजार कर रही थी। हर आहट पर उसका दिल जोरों से धड़कने लगता था। वह आने वाले सुखी दाम्पत्य जीवन के बारे में सोच रही थी। आर्यन को कमरे में आता देख उसका दिल जोरों से धड़कने लगा था। उसने झट से अपना चेहरा घूंघट में छुपा लिया। उसने सोचा था कि आर्यन उसके सामने बैठकर घूंघट उठाएगा, उसकी खूबसूरती की तारीफ करेगा, कुछ मेरे बारे में पूछेगा, कुछ अपने बारे में बताएगा। लेकिन आर्यन ने कमरे में आते ही बड़े ही बेरुखी से कहा, मुझसे कोई आस मत लगाना। मेरे जीवन में कोई है जिसे मैं बहुत चाहता हूँ। तुम चाहो तो अपने घर वापस जा सकती हो। मैं तुम्हें खर्चा देता रहूँगा। आर्यन ने अपने मन की बात जूही से कह डाली। उसके मन में एक बार भी ख्याल नहीं आया कि मैं जिसे जीवन साथी बनाकर लाया हूँ उसके लिए भी मेरे कुछ कर्तव्य हैं। पति के इस व्यवहार से जूही के सारे सपने एक ही पल में टूट गए। खर्च देने की बात सुनकर जूही को समझ आ गया कि आर्यन शादी के बंधन से छुटकारा पाना चाहता है और वह इसके लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अचानक उसकी ज़िंदगी में तूफान आ गया था। उसके सारे सपने टूटकर चकनाचूर हो गए थे। उसने अपना घूंघट उठाया और आर्यन से कहा कि आप मेरी एक बात मानेंगे? आर्यन ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, मुझे मालूम है तुम रोना धोना करोगी कि तुमने मुझसे शादी क्यों की, क्यों मेरा जीवन बर्बाद किया। तुम कुछ पूछो इससे पहले ही मैं तुम्हें बता दूं कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मैंने ये शादी माता पिता के दबाव में की है। बिरादरी, जात पात, इन सब दकियानुसी बातों के कारण सोनल से शादी नहीं हुई। माता पिता ने आत्महत्या करने की धमकी दे दी, तुमसे ज़बरदस्ती शादी करवा दी। मैं कभी तुम्हारी ओर देखूंगा भी नहीं, समझी? उन्हें क्या लगता है ये शादी करवाकर सोनल से मुझे दूर कर देंगे? मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं, भगवान भी नहीं। जूही ने कहा, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहती थी कि मेरे माता पिता ने अपने जीवन भर की कमाई मेरी शादी में लगा दी है। मेरी छोटी बहन अभी पढ़ रही है। मैं नहीं चाहती कि मेरे कारण मेरे माता पिता दुखी हो। तो क्या आप कुछ समय तक मेरे और मेरे परिवार के सामने मुझे पत्नी का झूठा दर्जा दे सकते हैं? मेरे माता पिता ये सच्चाई जानकर जी नहीं पाएंगे। आर्यन बिना बोले करवट लेकर आंखें बंद कर ली। जूही भारतीय संस्कृति में पली थी, जहाँ शादी को विशेष दर्जा दिया जाता है। एक बार शादी के बंधन में बंध गए तो रिश्ता 7 जन्म तक नहीं टूटता। जूही नए जमाने की पढ़ी लिखी लड़की थी। चाहती तो इस रिश्ते से आज़ाद हो सकती थी, लेकिन वह मध्यम वर्गीय परिवार से थी। उसके माता पिता की जीवन भर की पूंजी उसकी शादी में लग गई थी। यही कारण था कि वह किसी भी हाल में अपनी शादी को बचाना चाहती थी। उसने सोचा कि आर्यन जैसा कहेगा वह वही करेगी। इस तरह वह धीरे धीरे पति का प्यार पालेगी। दिन गुजरने लगे पर आर्यन ने जूही की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। कई बार जूही आर्यन से बात करने की कोशिश करती, पर उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जा रही थी। आर्यन जितना बेरुखी से बात करता था, जूही का प्रेम उसके लिए बढ़ता जा रहा था। आर्यन के बिना जूही का एक पल भी नहीं कटता था। जूही को विश्वास था कि वह आर्यन को एक दिन पालेगी। वह अपने सास ससुर का भी ख्याल रखती थी। कई बार आर्यन की माँ जूही को उदास देखकर पूछ लेती कि आर्यन का व्यवहार उसके प्रति कैसा है, दोनों में सब ठीक चल रहा है। जूही आंखें झुका लेती, सिर्फ गर्दन हाँ में हिलाकर जवाब देती। माँ को संदेह हो रहा था, लेकिन संकोच से वह कभी खुलकर बात नहीं कर पाई। इसी तरह शादी को 6 महीने और निकल गए। आर्यन तो अपने प्यार के पास था, इसीलिए उसे किसी और का दुख महसूस नहीं हुआ। लेकिन जूही अपने पति के प्यार को पाने के लिए तड़प रही थी। उसकी हर कोशिशें नाकाम हो रही थी। जूही का शांत व्यवहार आर्यन को मनमानी करने के लिए और बढ़ावा दे रहा था। अब वह काम की अधिकता का बहाना करके रात को घर नहीं आता था। आर्यन के आए दिन रात को बाहर रहने के कारण वह परेशान हो गई। उसे लगा कि सास ससुर से बात करनी चाहिए, कहीं वह किसी गलत रिश्ते में तो नहीं है। हो सकता है वह लड़की ठीक ना हो। यही सोचकर एक दिन जूही ने अपने सास ससुर के साथ बात करने का निश्चय किया। उसने संकोच करते हुए अपनी सास से कहा, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ बोल बेटा,
जूही बोली, माँ हमारी शादी को 6 महीने हो गए, लेकिन यह मुझसे बात तक नहीं करते। हमारे बीच पति पत्नी वाले कोई संबंध नहीं है। मैंने आपके बेटे के साथ बात करने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह मेरी तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखते। बेटा मेरा आजकल के लड़कों जैसा नहीं है, थोड़ा शर्मीला है। थोड़ा वक्त दे दो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं माँ, उन्होंने मुझे पहली रात में ही बता दिया था कि वह किसी और को प्यार करते हैं। आपने उनकी शादी ज़बरदस्ती मुझसे करवाई है। जूही की सास के पास अब कोई उत्तर नहीं था, लेकिन जूही के सब्र का बांध टूट चुका था। आपकी जिद से उन्होंने शादी तो कर ली, लेकिन मैं उनकी ब्याहता नहीं बन पाई। वह तो अपनी प्रेमिका के साथ है। मेरा जीवन बर्बाद हो गया। मेरी शादी की सच्चाई जानकर मेरे माता पिता का क्या हाल होगा, आप बताइए। जूही अपने आंसू रोक नहीं सकी। उसकी बातें सुनकर ससुर जी कमरे में आ गए। हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए बोले, मैंने सोचा तुम्हारे जैसी सुंदर सुशील पत्नी पाकर वह उसे भूल जाएगा, लेकिन उसकी बुद्धि खराब हो गई है। बेटी थोड़ा सब्र रख, मुझे मालूम है वह लड़की सही नहीं है। मेरा बेटा उसके प्यार में अंधा हो चुका है। मुझे विश्वास है एक दिन झूठे प्यार में ठोकर खाकर तेरे पास ही लौट कर आएगा। जूही ने कहा, पिताजी अब सहा नहीं जाता। मुझे भी इनको लेकर चिंता रहती है। कभी तो मन होता है माता पिता के पास वापस लौट जाऊं। सास ससुर ने उसे बहुत समझाया और कहा कि 6 महीने तो काट लिए, अब हमारे कहने पर कुछ समय के लिए और रुक जाओ, शायद सब ठीक हो जाए, हम बात करेंगे। अगले दिन जूही बाजार जा रही थी तो उसने देखा कि आर्यन एक लड़की के साथ है। वह उसके पीछे पीछे जाने लगी। उसने देखा कि वह एक गली में छोटे से घर में घुसे और दरवाज़ा बंद कर लिया। जूही बड़ी तेज़ी से उस तरफ बढ़ी। वह दरवाजे के बाहर खड़ी हो गई। वह दरवाज़ा खटखटाने वाली थी पर रुक गई। दोनों की हंसी सुनकर वह बेचैन हो रही थी। वह सोच रही थी कि वह दरवाज़ा खटखटाए या दोनों का बाहर आने तक इंतजार करे। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसको ऐसा लग रहा था जैसे उसके प्राण निकल जाएंगे। अपने पति को किसी और के साथ में देख पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। वह सोच रही थी कि सोनल बहुत खूबसूरत होगी, लेकिन वह एक साधारण नए नक्श वाली लड़की थी। आज सोनल को अपने पति के साथ देख वह अपने आप को बहुत बदसूरत अनुभव कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे संसार की सबसे बदसूरत महिला है वह, जो अपने पति को नहीं पा सकी। काफ़ी देर जूही घर के बाहर खड़ी रही, उनके आने का इंतजार करती रही। उसने मन ही मन सोच लिया था कि आज वह सोनल से अपने पति को वापस मांग कर रहेगी। साफ साफ उसे अपनी ज़िंदगी से चले जाने के लिए कह देगी। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर हंसते हंसते आए। आर्यन जूही को सामने देखकर थोड़ा घबरा गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जूही ने उसकी तरफ देखा, कहा, अरे तुम मुझे पहचानते हो? आर्यन ने उसे घूरते हुए कहा, क्यों नहीं, तुम मेरी बीवी हो। जूही अभी थोड़ी ऊंची आवाज़ करके बोली, कभी बीवी को एक नज़र उठाकर भी नहीं देखा, तुम्हें यहाँ का पता कैसे मालूम हुआ? आर्यन उसकी बात काटते हुए बोला, मैं बाजार जा रही थी, तुम्हें देखा तो तुम्हारे पीछे पीछे आ गई। तुम मेरी जासूसी कर रही हो? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मुझे तुम्हारी जासूसी करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आर्यन ने कहा, मैंने तुम्हें पहले दिन ही बता दिया था कि मेरी ज़िंदगी में कोई और नहीं आ सकता, फिर आज यह सारा ड्रामा क्यों? जूही अपने आंसुओं को रोक नहीं सकी। तुमको मेरी तकलीफ़ ड्रामा लग रही है? आर्यन बोला, मैंने तुम्हें हाथ भी नहीं लगाया और हम दोनों के बीच कोई पति पत्नी का रिश्ता भी नहीं है, तो धोखा कैसा? जूही बोली, अपनी ब्याहता को ना छूना, इससे बड़ा कोई अपमान नहीं। सुहागन होते हुए भी अपने पति का प्यार नहीं पा सकी, इससे अधिक कोई प्रताड़ना नहीं मेरे लिए। मेरा पति मेरा नहीं। आज जूही सारी शर्म छोड़ चुकी थी। आज वह अपना हक लेना चाहती थी। उसके सब्र का बांध टूट गया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी, लेकिन जूही को किसी का कोई डर नहीं था। तुम्हें इसे छोड़कर अपनी पत्नी के पास वापस आना होगा। तुम्हें मेरा बनना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी, जूही ने सबके सामने धमकी देते हुए कहा। लेकिन आर्यन ने जूही की कोई परवाह नहीं की। वह बोला, तुम्हारा जो मन हो वह करो, लेकिन मेरा पीछा छोड़ो। जूही रोते रोते सोनल से बोली, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा पति मुझे लौटा दो। तुम जो कहोगी वह करने को तैयार हूँ। बोलो, क्या लोगी तुम मेरे पति को छोड़ने का? सोनल के चेहरे पर जीत की खुशी थी। जूही को तड़पते देखकर खुश थी। उसे जूही पर बिल्कुल दया नहीं आई। वह हंसकर बोली, क्या तुम अपनी सुहाग की चूड़ियाँ मुझे दोगी? क्योंकि जब सुहागी तुम्हारा नहीं है तो तुम यह चूड़ियाँ पहनकर क्या करोगी? इन पर तो मेरा हक है।
अपने पति के साथ साथ यह सुहाग की चूड़ियाँ भी मुझे दे दो। जूही के पास अब कहने को कुछ भी नहीं रहा। कुछ सोचकर उसने अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर सड़क पर फेंक दिया और हाथों से अपनी सुहाग की चूड़ियाँ उतार कर उस पर रख दी। आर्यन ने पूछा, यह तुम क्या कर रही हो? यह सब क्या है? उसने कहा, यह सुहाग की चूड़ियाँ पति के जिंदा होने की निशानी होती है। मेरे लिए यह चूड़ियाँ सुहाग का सबूत है, लेकिन मैं सुहागन विधवा हूँ। जूही की हालत देखकर लोगों की आंखें भी नम हो गई थी, लेकिन पत्थर दिल सोनल ने बड़ी बेशर्मी से वह चूड़ियाँ उठाई और कहा, इन सुहाग की चूड़ियों में मैं जान डाल दूंगी, और आर्यन का हाथ पकड़कर आगे निकल गई। जूही वहीं बैठे अपने सूने हाथों को देख रही थी। सोनल की यह हरकत आर्यन को बहुत बुरी लगी। एक औरत इतनी कठोर कैसे हो सकती है? जूही का निस्वार्थ प्रेम है, वह गलत नहीं है, लेकिन सोनल और मैं जूही के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आज पहली बार आर्यन को महसूस हुआ कि जूही सोनल से बेहतर इंसान है। आज पहली बार आर्यन ने जूही के मन और तन की खूबसूरती को देखा और महसूस किया। अपनी करनी पर बहुत दुखी था। रात को आर्यन घर आया तो जूही ने मुस्कुराकर दरवाज़ा खोला। आर्यन ने हैरानी से जूही से पूछा, तुम यहाँ? मैंने सोचा था तुम अपने घर जा चुकी होगी। मेरा घर? मेरा कौन सा घर? माँ बाप के घर से जब डोली में बैठ विदा हुई तो वह घर पराया हो गया। तुम्हारे घर डोली में बैठ कर आई, लेकिन अफसोस यह घर मेरा नहीं है। शायद लड़कियों के घर ही नहीं होते। मायके में रहती है पराई अमानत बनकर। लड़की के माँ बाप जीवन भर की पूंजी और अपने हाथों से पाली लड़की को सभी के हाथ यह सोचकर सौंप देते हैं कि वहाँ अपने घर जा रही है, लेकिन ससुराल वाले कभी मन से नहीं अपनाते। ससुराल में भी पराई लड़की ही कहलाई जाती है। तो किस घर में जाने की बात कर रहे हो? मेरे लिए तो दोनों घर ही पराए हैं, चाहे माँ बाप का घर हो या तुम्हारा। आर्यन चुपचाप अपने कमरे में चला गया। बिस्तर पर लेटे लेटे वह जूही के बारे में सोचने लगा। उसे पहली बार एहसास हुआ, स्त्रियों का जीवन बहुत ही कठिन है। जूही सही तो कह रही है। जिस घर में वह पैदा हुई वह घर ही उसके लिए पराया है। मेरे जैसे जीवन साथी के साथ अपने घर के सपने लेकर आई, उसे मैं वह भी नहीं दे सका। उसका क्या कसूर है? खोट तो मुझ में है। माता पिता की जिद से हार मानकर जूही से शादी कर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। जूही ने तो बेटी का, बहू का और पत्नी का रिश्ता ईमानदारी से निभाया, और मैं ना अच्छा बेटा और ना अच्छा पति बन सका। अब इन सब में मेरी ही गलती है। आज सोनल का व्यवहार जूही के प्रति अच्छा नहीं था। जूही में कितनी करुणा थी, लेकिन सोनम का व्यवहार इतना कठोर था। वह असमंजस में था। वह क्या करे? उसे अपनी गलतियां नजर आ रही थी। उसकी आंखों के सामने जूही का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था, जो अपने रिश्ते को बचाने के लिए सोनल के सामने गिड़गिड़ा रही थी। और सोनल ने कितनी बेशर्मी से उसके सुहाग की चूड़ियां उठा ली, जबकि उसे जूही को चूड़ियां वापस दे देनी चाहिए थी। मैं क्यों जूही का दुख नहीं समझ पाया? मैंने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन जूही आज भी दो घर की इज्जत बचाने के लिए मेरे साथ रहने को तैयार है। जूही की जगह अगर सोनल होती तो वह कभी नहीं सहन करती। सोनल और जूही दोनों आज की आधुनिक महिला है, लेकिन एक रिश्तों की कदर करती है और दूसरी के लिए रिश्ते स्वार्थ से जुड़े हैं। लेकिन मैं प्रेम में अंधा हो चुका था। अपनी पत्नी के निस्वार्थ प्रेम को नहीं समझ पाया। अब मैं जान चुका हूँ, जूही से बेहतर जीवन साथी कोई नहीं हो सकता। आर्यन रात भर जूही के बारे में सोचता रहा और फिर ना जाने कब उसकी आंख लग गई। जब वह सुबह उठा, अपने कमरे से बाहर आया तो जूही कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसने अपनी माँ से पूछा, जूही कहाँ है? माँ गुस्सा दिखाते हुए बोली, मैंने रात में तुम्हारी बात सुन ली थी, और जब मुझे सारी बात पता चली तो मुझे जूही के लिए बेहद दुख हुआ। आज की आधुनिक महिला जो छोटी छोटी बातों पर ससुराल छोड़कर मायके चली जाती है, वहीं इसके पति ने पहली रात ही उसे ठुकरा दिया। उसके बावजूद वह अपने माता पिता के लिए तुम्हारे साथ रिश्ता निभा रही थी। वह हीरा थी, लेकिन तेरी आंखें बंद है। तू बदकिस्मत है जो हीरे को छोड़कर दूसरे को अहमियत दे रहा है। मैंने और तुम्हारे पापा ने फैसला किया है कि जूही के पापा को वो पैसे लौटा देंगे जो उन्होंने जूही की शादी में खर्च किए हैं। अब वह तुम्हारे साथ नहीं रहेगी, तुम उसे तलाक दे दो। हम गलत थे जो तुम्हारे जीवन पर अपना अधिकार समझा। आज समय बदल चुका है। बच्चों को अपने फैसले स्वयं लेने चाहिए। हमारी जिद ने जूही का जीवन बर्बाद कर दिया, लेकिन वह पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की है। हमने उससे यहाँ से चले जाने के लिए विनती की, इसलिए सुबह वह अपने मायके चली गई, लेकिन जाने से पहले तुम्हारे लिए एक तोहफा दे गई है। माँ ने अपने कमरे से एक बैग ला कर दिया। आर्यन ने जल्दी से उसको खोला। उसमें चुनरी, सिंदूर की डिबिया और एक लेटर था। आर्यन जल्दी से लेटर पढ़ने लगा। उसमें लिखा था,
शादी के समय यह चुनरी और सिंदूर माँ जी ने मुझे सुहागन का आशीर्वाद देते हुए दिया था। मैं यह खो चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ कि यह चुनरी और सिंदूर तुम अपने हाथों से गंगा में बहा दो। आर्यन लेटर पढ़ते ही फफक कर रोने लगा। माँ, मैंने जूही के साथ बहुत गलत किया, मुझे माफ़ कर दो। उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहा होता। मैं सोनल के व्यवहार को देखकर कल ही जान गया था कि वह स्वार्थी है। आप सही थे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मैंने जूही को खो दिया। नहीं नहीं बेटे, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी कुछ देर पहले ही वो घर के लिए निकली है, रास्ते में ही होगी। तू जल्दी जा और हमारी बहू को वापस लेकर आ। आर्यन जल्दी से गाड़ी निकालकर जूही को अपने घर वापस लाने के लिए निकल पड़ता है। हर बस और टैक्सी में उसे ढूंढता है। एक टैक्सी में जूही दिखाई पड़ती है। आर्यन तेजी से गाड़ी आगे करते हुए ड्राइवर को गाड़ी रोकने का इशारा करता है। टैक्सी रुकती है। आर्यन जूही से कहता है, मुझे बिना बताए कहाँ जा रही हो? जूही आर्यन को देखकर हैरान हो गई। आर्यन ने अपनी बात दोहराई तो जूही ने भी जवाब दिया, तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है। आर्यन ने जूही पर हक जताते हुए कहा, तुम जल्दी से टैक्सी से बाहर आओ। जूही बिना जवाब दिए टैक्सी ड्राइवर को चलने के लिए कहा। यह देख आर्यन ड्राइवर को पैसे देकर जूही का हाथ पकड़कर टैक्सी से उतार कार में बैठा लिया। जूही ने गुस्से से कहा, यह तुम क्या कर रहे हो? आर्यन बोला, तुम कहीं नहीं जा रही हो, सुना तुमने? पर तुम्हारे साथ रहने का कोई कारण भी तो नहीं है आर्यन। आर्यन ने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, लेकिन तुम्हारा प्यार मैं नहीं हूँ आर्यन। लेकिन जूही, मैंने असली प्यार की पहचान कल कर ली है। सोनल जैसी लड़की कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती। शादी के बाद भी उससे रिश्ता रखना गलत था। मैं पति धर्म भूल गया था। आर्यन जूही से माफ़ी मांगते हुए कहता है, तुमसे अच्छा जीवन साथी मुझे नहीं मिल सकता है। मैंने तुम्हारे साथ कितना बुरा व्यवहार किया, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर हमेशा हंसी रही। तुमने सुहाग की चूड़ियों को जब सुहाग का शव कहा तो मेरी आत्मा ने मुझ पर धिक्कार दिया। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मुझे माफ़ कर दो। कहते हुए उसने गाड़ी सोनल के घर की तरफ की। जूही ने कहा, यह रास्ता अपने घर का तो नहीं है? आर्यन बोला, हाँ, लेकिन मैं सोनल के घर जा रहा हूँ। पर क्यों? उसे तुम्हारी सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने के लिए। जूही की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि आज उसने अपने सुहाग को पा लिया था। आर्यन सुहाग की चूड़ियाँ लेने के लिए सोनल के घर पहुँचता है। अंदर हंसी की बहुत आवाज़ आ रही थी। आर्यन अंदर जाने लगता है, लेकिन बातों में अपना नाम सुनकर वहीं रुक जाता है। उन लोगों की बातों से लग रहा है जैसे कोई अंदर उसके खिलाफ साजिश रची जा रही है। इसलिए बाहर की तरफ लगी खिड़की से अंदर झांकने लगा। चुपके से अंदर गया तो देखा कि सोनल अपने माता पिता और भाई बहन के साथ बैठे हैं। सामने मेज पर जूही की सुहाग की चूड़ियाँ रखी है। सोनल की माँ हाथ में जूही के ही सोने के कंगन और सोने की चूड़ियाँ उठाते हुए कहती है, समय तो लगा लेकिन माल तो हाथ लगा। सोनल बोली, वह जूही बेवकूफ़ लड़की कांच की चूड़ियों के साथ साथ यह सोने के कंगन भी दे गई। मुझे तो उसके ऊपर बहुत हंसी आ रही थी जब वह रो रो कर मुझसे अपना सुहाग मांग रही थी। पता नहीं लोग क्यों इतने इमोशनल होते हैं। सोनल की माँ ने कहा, अगर लोग इमोशनल ना हो तो हमारा धंधा कैसे चलेगा? आर्यन भी तो इमोशनल है, तभी तो हम पैसे निकाल पाते हैं, कभी मेरी बीमारी के नाम से तो कभी किराए के लिए। बहुत भोला है आर्यन, बस उसके सामने थोड़ा सा दुखी होकर दिखाओ और उसके जेब से पैसे निकालो। वहाँ बैठे सभी लोग आर्यन पर हंस रहे थे। आज नहीं तो कल वह शादी मुझसे ही करेगा और उसकी जायदाद और उसका सारा रुपया मेरा ही होगा। फिर से सभी लोग ठहाका लगाकर हंसते हैं। सोफे पर बैठा सोनल का बाप बोला, पर इस बार समय बहुत लग गया माल आने में। सोनल दूसरी लड़की से पूछती है, तेरा क्या चल रहा है? तो उसकी बहन कुछ कहती, इससे पहले उसका ध्यान आर्यन पर पड़ गया। आर्यन को देखते ही अंदर बैठे सब लोग घबरा गए। उन लोगों की बातों को सुनकर तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसे सोनल से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, ना कभी उस पर शक किया। आर्यन समझ गया था कि वह साजिश का शिकार हुआ है। उसने सोनल से कहा, वह तो मैं कल ही समझ गया था कि तुम्हारे सीने में औरत का दिल नहीं है। मैंने तुम्हारे कारण अपनी पत्नी का बहुत मन दुखाया है। मैं उसे अब जीवन की सभी खुशियाँ देना चाहता हूँ, इसीलिए आज मैं तुमसे अपनी पत्नी की सुहाग की चूड़ियाँ वापस लेने आया हूँ। लेकिन मैंने सारी बातें सुन ली। मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने तुम्हें दिल से चाहा। तुम्हारे लिए मैंने अपने माँ बाप का दिल दुखाया, पत्नी से दूर रहा, लेकिन तुम केवल प्यार का नाटक कर रही थी, मेरी जायदाद पाने के लिए साजिश रच रही थी। अब तुम्हारी असलियत मेरे सामने है। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मैं ही गलत था जिसने माँ बाप और बीवी के पवित्र रिश्ते को नहीं समझा। सोनल, मेरी पत्नी की चूड़ियाँ मुझे लौटा दो, मैं चला जाऊँगा। इसके बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूँगा।
सोनल वास्तव में सोने की चूड़ियां वापस नहीं करना चाहती थी। कमरे में मौजूद लोग आर्यन को पकड़कर अंदर के कमरे की तरफ खींचने लगे। आर्यन वहां से भागा और कार में जाकर बैठ गया। आर्यन ने जूही को जल्दी से पुलिस को फ़ोन करने के लिए कहा। जूही घबराकर आर्यन से पूछने लगी, ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को फ़ोन करना है? गाड़ी स्टार्ट करते हुए आर्यन बोला, जितना कह रहा हूँ उतना करो, जल्दी से फ़ोन लगाओ। इतने में वो लोग भी आ गए और कहने लगे, अगर तुमने पुलिस को हमारे खिलाफ कुछ भी कहा तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तक जूही पुलिस को फ़ोन मिला चुकी थी। मामला बिगड़ता देख सोनल और बाकी लोग भागने लगते हैं, लेकिन जूही सोनल को भागने नहीं देती है। कुछ देर में पुलिस भी पहुंच जाती है। आर्यन से पूरा मामला जानकर पुलिस सोनल और उसके परिवार को हिरासत में ले लेती है। आर्यन अपनी पत्नी की चूड़ियां लेकर वापस आ जाता है। घर पर आर्यन के माता पिता चिंता में बैठे थे, तभी जूही और आर्यन आ गए। माँ बाप दोनों को देखकर बहुत खुश हुए। माँ बोली, कितनी सुंदर जोड़ी है। दोनों अपने माता पिता के पास जाकर आशीर्वाद लिए। आर्यन बैग से चुनरी और सिंदूर निकालता है, उस पर सुहाग की चूड़ियां रखकर माँ से कहता है, माँ एक बार फिर से बहू को सुहाग पिटारी देने की रस्म पूरी कीजिए। आर्यन की माँ अपनी बहू जूही को सामने बिठाकर कहने लगी, मैंने तो इसे अपनी बहू मान लिया था, लेकिन तूने आज इसे अपनी पत्नी स्वीकार किया है। आज यह रस्म तू अपने हाथों से निभा। आर्यन अपने हाथों से चूड़ियां पहना और सिंदूर लगाकर जूही को चुनरी ओढ़ा दिया। जूही के चेहरे पर मुस्कान देखकर आज उसे समझ आता है कि एक भारतीय संस्कारी औरत के लिए रिश्तों से बढ़कर कोई खजाना नहीं है।